के सभा सभापति मान्य उपस्थित नेतृबृंदु बंधुगण हमें एकमात्र बांग्ला बोलते पारी একটু বুঝতে পারবে পারি কিন্তু বলবার জন্যে প্রারম্ভ দেয় তাই জন্য আপনার অনুমতি নিয়ে হিন্দি তো বুঝেন তো আপনারা तो मैं आप सबसे यहाँ पे अपील करने आया हूँ हमारे देवदूत घोष के लिए वोट डाल के उन्हें पार्लियामेंट भिजवाइए एमपी बनाकर। देवताओं के दूत है वो और आज ऐसी देवताओं के दूत की ज़रूरत है दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर देश को बचाने के लिए। और आज देश को बचाने का खतरा ये किस वजह से इस तरीके से पैदा हुआ इसको हमें समझने की ज़रूरत। हर चुनाव अहम होते हैं और हर चुनाव का एक अपना उस नतीजों के आधार पर देश का भविष्य जो है तय होता है। लेकिन ये चुनाव जो हो रहे हैं इसका महत्व कुछ और ही ज़्यादा है क्योंकि आज के दिन इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य यानी एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में बच पाएगा कि नहीं। यानी हमारा संविधान हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी जनतंत्र क्या इसके हम बचा पाएंगे या बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चुनौती आज इस चुनाव के सामने हमारे सामने है। ये क्यों कह रहे हैं हम इसलिए पिछले 10 साल के अनुभव को मोड़कर देखिए आप तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो भारत का संविधान ये संविधान 4 बुनियादी स्तंभों के ऊपर टिकी हुई है। 4 बुनियादी स्तंभ जो है हमारे संविधान के वो है आपके धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र सेक्युलर डेमोक्रेसी, वो है आपके आत्म संप्रभुता इकोनॉमिक सेल्फ सॉवरेनिटी, तीसरा है आपका सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और चौथा है आपका फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध और राज्यों के अपने अधिकार जो हमारा संविधान हमें सौंपता है। पिछले 10 सालों के अंदर इन सभी स्तंभों के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं जिसके चलते वे हर स्तंभ को कमजोर किया जा रहा है। विवरण में मैं नहीं जा सकता हूं समय के अभाव से, लेकिन आप ही सोचिएगा हर स्तंभ के ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के बारे में आज सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। आज आप देखे हो पहले 2 चरणों के बाद चुनाव जो हुए उससे पहले मोदी साहब का नारा था अब की बार 400 पार और उनका नारा ये था कि हम फिर से हम दुनिया के विश्वगुरु हैं, हम भारत के आज फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और बड़े बड़े मोदी गारंटी की बात वगैरह वगैरह सब होती। लेकिन ये 2 चरणों के बाद जब देखा हालत जब लोगों का कि किस तरीके से उनके पक्ष में वोट उस तरीके से नहीं पड़ रही जितना उनका वो सोच रहे थे, तब अचानक फिर वापस आगे वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए तब सेक्युलरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर है और सीधा शुरू हो गए मुसलमानों के प्रति और उनके खिलाफ प्रचार करना। और वो बांसवाड़ा के जो जगह पर एक भाषण जो दिया था राजस्थान में वहां से शुरू हुआ। यहां तक कि सरासर झूठ बोलते कि इंडिया ब्लॉक के पार्टियां अगर सरकार में आएंगे तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे। यहां तक कि अपनी बहनों की, अपनी माओं की, अपने मंगलसूत्र भी खींच कर लेकर वो मुसलमानों को बांट देंगे। इस हद तक झूठ बोलते थे, वो नफरत पैदा करने की कोशिश। अगर देश का प्रधानमंत्री खुद इस तरीके की सांप्रदायिक नफरत फैलाने का कोशिश करता है तब सेक्युलरिज्म का हाल क्या। हर भाजपा के राज्यों में नए कानून बने जो सेक्युलरिज्म को ही डैमेज करने वाला, भंग करने वाला चीज हुआ है। कहीं पर लव जिहाद के नाम पे, कहीं पर गौ प्रोटेक्शन के नाम पे, कहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, सब जगह मकसद एक ही है कि भाईचारा को खत्म करो और लोगों के बीच में ये बंटवारा ले आओ हिंदू मुसलमानों के बीच में मुख्य रूप से।
तो सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारे मोदी साहब के नेतृत्व में ही और उन्हीं की पर्सनल लीडरशिप के चलते। और साथ ही साथ जनतंत्र का क्या हाल है आपका? आज सुप्रीम कोर्ट ने कल न्यूज क्लिक के जो एडिटर है फाउंडर प्रवीण प्रकाश साहब, वो बेल देते हुए उन्होंने क्या कहा कि कई साल तक लोगों को आप गिरफ्तार करके रख रहे हो बिना चार्जशीट के। चार्जशीट बना नहीं अभी, ये पता नहीं क्या है गुनाह लोगों का जिसको जो है आप गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन जेल में पड़े रहते हैं 5-5 साल 6-6 साल। और परसों एक दिन पहले वो गौतम नवलखा करके एक और जो एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो 5 साल जेल के बाद उसको बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यही बात कहते हुए कि आज जो भी सरकार का विरोध करता है मोदी सरकार का, उसको उठा के यूएपीए में आप जेल के अंदर डाल दो। कोई बेल का प्रावधान नहीं है यूएपीए में, और कितने साल तक तुम रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, हर बार एक्सटेंशन कोर्ट से लेते हुए। यानी धज्जियां उड़ा रही है आपकी न्याय का, डेमोक्रेसी का माने अधिकार, आपका जनवादी अधिकार जो आपका संविधान देता है। जी, हमारे जो बात हमें रखने का जो हमारा हक है, वो हक को छीना जा रहा है और आज न्याय को ही उल्टा कर दिया। अभी तक क्या था न्याय का प्रक्रिया कि जब तक हमारे खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता हम निर्दोष हैं। आई एम इनोसेंट टिल प्रूवन टू बी गिल्टी। अब क्या हो गया? आई एम गिल्टी टिल आई प्रूव माई सेल्फ इनोसेंट। यानी मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, इसको साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है। और इस तरीके से डेमोक्रेसी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सेक्युलर डेमोक्रेसी को यहां तक कि यूपी जैसे स्टेटों में बुलडोजर पॉलिटिक्स लिया है। मुसलमान के घरों के, उनके कारोबार, उनके दुकानों को बुलडोजर चला के उनको बर्बाद करते हुए वो नफरत पैदा करते हैं, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में जिस नफरत से वो हिंदुत्व डोमिनल वोट बैंक को कंसोलिडेट करके वो अपना फायदा उठा पाए। इस तरीके की राजनीति जो चल रही है, इससे देश के अंदर भाईचारा खत्म, देश के अंदर एकजुटता खत्म और देश की एकता और अखंडता को ही खत्म करते जा रहे हैं। यानी संविधान का जो बुनियाद है, जो कैरेक्टर है हमारे संविधान का, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसी को खत्म कर दिया। अब आगे आपके आर्थिक संप्रभुत्व था। अब प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या कह रहे हैं? ये जो बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म को इस तरीके से बंद कर रहे हैं, तो अचानक वो जाके सरासर झूठ बनारस में वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय जाके बोला कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई बात में कभी कहता नहीं। ये सब भाषण देने के बाद और बोलते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूं, और करूं तो मैं राजनीति में नहीं रह सकता। और अगले दिन सुबह, अगले दिन कल को फिर वही नफरत वाली बात मुसलमानों के खिलाफ। अब इस तरीके के खुलेआम झूठ बोलते हुए प्रधानमंत्री खुद अगर राजनीति चलाएंगे तो देश की क्या हालत है? और इसी के चलते हुए वो अपनी जो आर्थिक नीतियां जो अपनाई, अपनी आर्थिक संप्रभुता की जगह आज हमारे देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। ऐसा कोई संसाधन नहीं है, साधन नहीं है देश में जिसका निजीकरण हो चुका है। आपके कोयले से लेके आपके लोहा तक सब माइनिंग को जो है प्राइवेट कर दिया और सब एयरपोर्ट जो है अपने दोस्तों को सौंप दी, एक दोस्त को, सी पोर्ट भी उसी दोस्त को सौंप दी, सभी पेट्रोलियम के कारखाने जो है वो पूरा सेक्टर अपने दूसरे दोस्त को सौंप दिया। इस तरीके से देश की संपत्ति के मालिक जो देश के लोग हैं उनसे छीन कर लेकर वो अपने चंद चुने हुए दोस्तों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो दिए जा रहे हैं और इस तरीके से देश की संपत्ति का लूट हो। और इन्हीं दोस्तों के लिए क्या किया उन्होंने? इस 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, यानी आप जोड़िए 16 के बाद 12 शून्य,
16 लाख करोड़ रुपए के कर्जा जो ये लोग लिए थे बैंकों से, उस कर्जे को माफ कर दिया। जब हम अपने गरीब किसान के लिए कहते हैं उसका 20,000 कर्जा है, किसी का 30,000 कर्जा है, उसे माफ कर दो, वरना वो आत्महत्याएं कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, वो माफ नहीं करते, कहते उसके लिए पैसे नहीं। 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दी उनके सरमादारों के लिए। और दूसरी ओर लूट ऐसी मची रखी है कि देश में 10 सालों में 22 आपके खरबपति को पैदा किया मोदी के आर्थिक नीतियों में। और 22 खरबपतियों के हाथ में संपत्ति कितना है? 70% हमारे देश की आबादी, 70%, यानी 1 करोड़ लोगों के हाथ में कितना संपत्ति है, वो सिर्फ ये 22 लोगों के हाथ में। यानी अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। और जो हालत जो देश का हुआ है वो ये है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर आज मोदी साहब के तहत में है। आज 42%, 42% हमारे देश के अंदर नौजवान जो ग्रेजुएट है, जो बीए कर चुके हैं, वो आज अनएम्प्लॉयड है। देश का नौजवान ग्रेजुएट अगर अनएम्प्लॉयड ऐसे करते रहता तो देश का भविष्य क्या होगा? और ये इस तरीके से अनएम्प्लॉयड सबसे ज्यादा, महंगाई निरंतर बढ़ते जा रही है, और खास तौर से खाने के आइटम्स की। और ऐसी हालत में आपके जो तनख्वाह है, रियल वेजेस, मजदूर, यहाँ पर इस भरतपुर इलाके में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत सारे मजदूर है, और पूरे देश भर से आए हुए मजदूर। यहाँ पे इस पिछले 10 साल के अंदर मोदी साहब के चलते हुए रियल वेज रेट जो है वो बढ़ा नहीं, वो वही का वही स्टैग्नेंट। यानी आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 90%, 90% हमारे देश के अंदर परिवार ऐसे हैं जो उधार लेकर जिंदा रह गए। उनका अपना बचत जो है वो आजादी के बाद सबसे कम हो चुका है, और अपना कर्जा जो उधार ले रहे थे आजादी के बाद सबसे ज्यादा है हर परिवार। यानी बिना उधार के कितने दिन चलेगी उधार? कितने दिन जिंदा रह पाएंगे आपके इवन मिडिल क्लास के लोगों की? तो आज ऐसी नौबत देश के अंदर आ गई कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और इसके चलते हुए जो 2 भारतों का निर्माण कर रहा है मोदी साहब, एक है चमकता भारत आपके अमीरों के लिए, और दूसरा है तरसता भारत आपके आम लोगों के लिए। ये इस तरीके की आर्थिक नीतियों के चलते हुए देश का लूट, और उसी लूट के साथ उन्होंने साथ भ्रष्टाचार को एक नया मुकाम दे दी। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आपने देखा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम एकमात्र राजनीतिक पार्टी है देश में, एकमात्र राजनीतिक पार्टी है देश में जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का विरोध किया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड से एक भी नया पैसा नहीं लिया पार्टी ने चंदा के रूप में। और हम एकमात्र पार्टी है पूरे देश भर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश को हमारे केस दर्ज करने के लिए उन्होंने अनुमति दी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये गैर संवैधानिक है, और ये गैर संवैधानिक होने की वजह से इसको रद्द कर दी। लेकिन खुलासा में मिला क्या? जिस तरीके की भ्रष्टाचार मोदी सरकार करती आई है आज तक, और आज भी कर रही है, 3 मुख्य तरीके नजर आते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से। पहला तरीका यह है कि आप कंपनी के मालिक को बुलाओ और उसको बोलो तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर भाजपा को जमा नहीं करते हो तो ईडी और सीबीआई को तुम्हारे खिलाफ भेजेंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। उस डर के चलते हुए हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के कई कंपनियों ने बीजेपी को दिया। दूसरा तरीका क्या था? कई सारी कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई के कुछ केसेस पहले से है,
उन सब से तो कहो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी को दो, तब तुम्हारे ऊपर जो केसेस है वो सब केस को हम रद्द कर देंगे। हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर ऐसे कंपनियों ने जमा किया बीजेपी। लेकिन तीसरा एक रास्ता जो नजर आ रहा है, बड़ा खतरनाक रास्ता जो इस्तेमाल किया हुआ है, और वो रास्ता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। पैसे की गोल गोल चक्कर जो घूमती है, पैसा जिस तरीके से घुमाया जाता है, कैसे हो रहा है? कई सारी कंपनियां हैं जो अपने बैलेंस शीट में दिखाया है कि वो नुकसान में है, वो लॉस मेकिंग है, वो मुनाफा नहीं बना रहे। लेकिन ऐसे कंपनियां हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी को सौंपा। अब ये लॉस मेकिंग कंपनी जो मुनाफा नहीं बना रहा, ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी के पास पैसे कहां से आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने? और ये खतरा, क्या ये विदेशी पैसा है? क्या ये विदेशी इलीगल आर्म्स ट्रेड का पैसा है, या विदेशी इलीगल ड्रग्स के ट्रेड का पैसा है? अगर इस तरीके का पैसा है तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन उस तरीके की जान दिया चली, यानी आजादी के बाद सबसे बड़ा, सबसे धांधली करने वाला, सबसे भ्रष्ट सरकार ये मोदी साहब की सरकार निकल आई। और इस तरीके के इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ही चीज है, पीएम केयर्स फंड पड़ा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं कि जिस तरीके से ये पैसे जुगाड़ करते हैं, उस तरीके से ये सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार बना। यानी मतलब क्या? आर्थिक नीतियों से देश की लूट, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और देश की संपत्ति का लूट, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। और इसी के चलते हुए इस भ्रष्टाचार को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति में। कैसे? बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके नेताओं को कहा गया, पहले से ही उन नेताओं के ऊपर केस ईडी सीबीआई, उनसे कहा कि भाई आप आपकी पार्टी छोड़ के भाजपा में आ जाओ तो आपके केस को हम खत्म कर देंगे। ऐसे उनको खत्म कर दिया। कई सारे नेता ऐसे हैं जिनको बोला कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे, अपनी पार्टी छोड़कर, तुम्हारे ऊपर केस डलवा के तुम्हें अरेस्ट कर देंगे। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया। जो उनकी बात नहीं सुनता उनको अरेस्ट कर लो, जो उनकी बात सुनता उनके ऊपर केस जो है वो खत्म कर लो। यानी जब हम पूछते हैं कि इस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, तब बोलते हम भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। क्या आप नहीं चाहते कि भ्रष्ट लोगों को सजा मिले? जरूर दीजिए सजा भ्रष्ट लोगों के लिए, और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा दीजिए। लेकिन आज तक ईडी ने मोदी साहब के प्रधानमंत्री के चलते हुए तक 5,500 से ज्यादा केस रजिस्टर की ईडी ने, 5,500 से ज्यादा। उसके अंदर सजा कितने लोगों को मिली? 5,500 से ज्यादा केसों में सजा कितने लोगों को मिली? 23 लोगों को, 23। यानी कन्विक्शन रेट कितना? 0.1% से भी कम। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो आप, तो इतना कन्विक्शन रेट कम क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये है इस्तेमाल कर रहे हो आप विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के लिए, उनकी पार्टियों को तोड़ने के लिए। और इस तरीके से नेशनल कांग्रेस पार्टी को तोड़ा महाराष्ट्र में, शिवसेना को तोड़ा महाराष्ट्र के अंदर, कई सारी पार्टियों को तोड़े बिहार के अंदर, और जेडीयू को वापस ले लिया आपके इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से कई सारी पार्टियों को तोड़ मरोड़ के आज हालत क्या है? अब पता नहीं आपके यहाँ पर कौन तृणमूल का कैंडिडेट है, कौन बीजेपी के कैंडिडेट। कभी इधर आता उधर जाता है, इधर आता उधर जाता है। वही अब ये कंफ्यूजन में मैं नहीं बनना चाहता हूँ, आप लोग समझ लीजिए इसको कि कौन किधर का है, आप लोगों को आप तय कर दो। लेकिन अब सवाल 106
बीजेपी के आज एमपी के कैंडिडेट में से 106 कैंडिडेट यानी तकरीबन 25% से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट है वो दूसरे पार्टियों से बीजेपी में आए। बीजेपी का अपना कोई 25% से ज्यादा। ये क्या राजनीति है? ये धंधेबाजी है। और इस धंधेबाजी में एक और कैटेगरी है। वो कैटेगरी ये है कि कई सारे पार्टियों को आप इस तरीके से तोड़ के उनके पार्टियों को तोड़ लेते हो, वो जब भाजपा में आ जाते हैं उसके बाद सब केस उनके खिलाफ खत्म और वो जो है सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हैं। वो एकदम सत्य बोलने वाले लोग, सब केस खत्म हो। लेकिन ऐसे भी पार्टी आ है जो खुलेआम से वो नेता लोग अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गए तो एक तबका आपके समाज का वो उनका वोट जो है उनको मिलेगा। भाजपा में जाने का मतलब है कि माइनॉरिटीज का वोट और अल्पसंख्यकों का वोट मिलना नहीं है। अगर उस वोट को भी लेना है और भाजपा को भी समर्थन करना है, तब आप अपना पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं जाओगे, अपने पार्टी में ही रह के भाजपा का मदद करोगे। अब ये काम किस तरीके से हो रहा, मेरे से ज्यादा शायद आप ही लोग जानते हो बंगाल में, कि आप अपने पार्टी में रह के भाजपा को किस तरीके से मदद कर सकते हो, ताकि पार्टी छोड़ के जाओगे तो माइनॉरिटीज का वोट कर जाएगा, उसको भी गुमराह करके रखो और बीजेपी को सपोर्ट करो। और इस तरीके से जब हम आ रहे थे दिल्ली से, तो प्लेन के अंदर कई सारे लोग बता रहे थे कि सर सुना कि कोई डील चल रहा है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो बोला यार हमें तो पता नहीं क्या डील है, तो आप बताइएगा। तब प्लेन में ही किसी ने कहा के वो पुराना हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है। ये लग रहा है कि ममता बनर्जी और मोदी साहब के बीच में ये गाना चल रहा है, पुराना दीवार फिल्म का गाना है। और कौन सा गाना है? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो अपनी बचत कर लो, मदद कर दो और साथ ही साथ माइनॉरिटी का वोट भी लेने की कोशिश करो। अब ये सब जो खेल जो चल रहा है, ये डील मेकिंग है, ये खेल इस तरीके से राजनीति को उतारा गया। तो आज ऐसी परिस्थिति के अंदर ये अनिवार्य बनता है कि भाजपा के अंदर आज हम सबको ये तय करनी होगी, जब हम कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन, अब मोदी साहब जो है इंडिया नहीं बोल सकते, उनको शर्म आती है इंडिया का नाम लेने में, तो इसीलिए इंडिया ब्लॉक को वो बोलते हैं इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। तो हम भी जो है बोलने लगे हैं अब एनडीए को अंडी अलायंस, अंडी अलायंस, एनडीए नहीं अंडी अलायंस बोलना। तो अब ये इंडी अलायंस करके तो बोला था। तो अब इंडिया का गठन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आज की ये खतरनाक परिस्थिति जो देश के सामने है, इस देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, इस देश की संपत्ति का लूट हो रहा है, इस देश की जो जनता है उसको वो बर्बाद हो रही है, और इस देश के भ्रष्टाचार के चलते हुए जो लूट जो बची हुई है उसे देश को ही खत्म किया जा रहा है। आज अगर भारत को बचाना है, आज अगर हमारे संविधान की संरक्षण करनी है, आज हमारे देश के अंदर अगर जनतंत्र को बचाना है, लोगों की जनवादी अधिकारों को बचाना है, तो अनिवार्य है कि मोदी सरकार को गद्दी से अलग करना है। बिना उसके हमारे संविधान को, हमारे जनतंत्र को हम नहीं बचा पाएंगे। अगर ये काम करना है, विपक्षी पार्टियों के बीच में वोट का बंटवारा का फायदा भाजपा को ना मिले, इस सोच के आधार पर ये इंडिया की गठबंधन को कायम किया गया था। और उस गठबंधन के अंदर कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, बाकी रीजनल पार्टियां, कई सारे 28 पार्टियां सब शामिल हैं। अब ये इंडिया की गठबंधन को आज आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंडिया की गठबंधन उन्होंने बनाया, यानी आपके मुख्यमंत्री ने बनाया इंडिया की गठबंधन। भाई इंडिया की गठबंधन बनने से पहले, उसकी चर्चाओं से पहले हम खुद थे साथ में,
चर्चाएं थी, हमें पता है कौन था कौन नहीं था, कौन आता था और किससे जो है बाकी लोगों को डर था कि आके ये गड़बड़ ना कर जाए। उनमें से एक था बिहार के मुख्यमंत्री जो फिर छोड़ के चले ही गए भाजपा के साथ, दूसरा भी आपके बंगाल के मुख्यमंत्री थे। आज कहते हैं कि हम इंडिया को हमने खुद बनाया, कल कह रही थी कि इंडिया का नाम उसने खुद दिया और आज कहती है कि मैं इंडिया को बाहर से समर्थन करूंगा। अगर इंडिया को आपने खुद बनाया, इंडिया का नाम आपने खुद दिया, तब बाहर से समर्थन की मतलब क्या है? बाहर से समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इंडिया के भाग बन के रहना चाहते तो कोई और नाराज हो जाएगा, तो आंखों ही आंखों वाली बात जो है वो आ जाती, वो कोई नाराज हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया के अंदर हम कहते हैं शामिल नहीं होंगे इंडिया में, हम बाहर से समर्थन करेंगे। बाहर से समर्थन करने का मतलब क्या है? ये CPIM का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आउटसाइड सपोर्ट। आज की बात नहीं, हम पिछले 30 सालों से ही आउटसाइड सपोर्ट हम अब जो है इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं VP सिंह की सरकार के टाइम से। तो आउटसाइड सपोर्ट का मतलब क्या है? हम सरकार की भागीदारी नहीं होगी, सरकार में नहीं होंगे, गठबंधन में नहीं होंगे, समर्थन करेंगे। तो अगर इंडिया आपने बनाया, आपका कहना है, इंडिया का नाम आपने दिया, आपका कहना है, तो बाहर क्यों हो गई? बाहर इसलिए है क्योंकि अंदर आओगे तो किसी और को नाराज करोगे, तो वो समझौता है तुम्हारा, वो मान लो सर। तो लेकिन आज ये गुमराह करने की कोशिश कि इंडिया हम है और इसके चलते हुए ये बहकाने की कोशिश अल्पसंख्यकों को, बाकी लोगों को कि भाई हम इंडिया के साथ है, हम सेक्युलरिज्म के साथ है, हम डेमोक्रेसी के साथ है, हम इसको बचाना चाहते हैं। अब इस तरीके की चीज़ों को चलने नहीं देना। साफ चाहिए आज दूध का दूध, पानी का पानी। कौन है हमारे देश के हित में? कौन है संविधान को बचाने वाले? कौन है जनतंत्र को बचाने वाले? और वो अगर आप देखेंगे बंगाल के अंदर, इंडिया का रीढ़ की हड्डी बंगाल के अंदर वो ये वाम मोर्चा और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, ये है इंडिया का रीढ़ की हड्डी बंगाल के अंदर। और वो जो है हमारे देश को आज बचाएगा बर्बादी से जो मोदी सरकार कर रही है। तो ये आज हमें समझना बहुत जरूरी है कि इस वजह से वोटों के अंदर जो बंटवारा जो होगी, ये बंटवारा सिर्फ सीधा होनी चाहिए जो देश के हित में है और जो देश के अगेंस्ट में है। जो आज देश के हित में है, संविधान को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, वो जो है आप जो है जुड़कर आके इस इंडिया गठबंधन, इस वाम मोर्चे और कांग्रेस के जो गठबंधन है, इसको मजबूत करते हुए आज भारत को बचाना है, मोदी सरकार को हटाते हुए आज बंगाल को बचाना है, TMC को हटाते हुए। ये है आज आपके सामने आज देशभक्ति का दायरा। आपका पेट्रियटिज्म और देशभक्ति का मतलब है कि आप आज भारत को बचा पाएंगे और साथ ही साथ बंगाल को बचा पाएंगे। और इन दोनों को अगर बचाना तो आपको भाजपा को हराना है, TMC को दरकिनार करना है, हराना है इधर बंगाल में, और वाम मोर्चे और कांग्रेस की गठबंधन को मजबूत करके जितवाना है। तभी भारत को बचा पाएंगे, बंगाल को बचा पाएंगे। तो हमारी अपील आपसे यही कि अब देवदूत दोस्त के लिए जब हम वोट मांग रहे हैं, वो वोट सिर्फ देवदूत के लिए, वो वोट हम मांग रहे हैं आप सबके लिए, अपने आप के लिए। अगर भारत नहीं बचेगा आज तो ना आप बचोगे, ना मैं बचूंगा, ना कोई बचेगा। ये वोट आप डाल रहे हो अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। क्या हमारे देश को बचाते हुए, अपने भविष्य को बचाते हुए हम जो है बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे अगर इस बुनियादी ढांचे को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे पहले यही अपील कर रहे हैं कि आइएगा, आप इन लोगों से जरा दूर रहिएगा जो लोग सरेआम खुलेआम सुबह से शाम तक झूठ बोलते जाते हैं प्रचार के लिए। और पुरानी कहावत भी है और पुराना गाना भी है बहुत मशहूर कि झूठ बोले तो कौवा काटे, याद है ना? वो आपके बॉडी में आता है, वो तो बोल
झूठ बोले तो कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अब मोदी साहब जो है सुना दिल्ली में आदेश दे रखे हैं कि उनके नज़दीक कोई काला कौवा नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौवा काट लेगा उनको, इतने झूठ बोले जा रहे हैं, इतने झूठ बोले जा रहे हैं। तो अब ऐसे ही लोगों से दूर रह के अपनी देश को बचाने के लिए आज ये अपनी देशभक्ति का आज जो है ये जिम्मेदारी। तो ये हमारी अपील है आप सबसे, आइए मिलकर फिर बंगाल का जो वैभव था, जो वैभव को फिर वापस लाते हुए वही बात अभी बैरकपुर से जो आ रहे थे, मंगल पांडे की याद आ रही थी, आपका ये एयरफोर्स बेस का याद आ रहा था, ये आपका राइफल फैक्ट्री को देख के सोचा आ रहा था कितनी बड़ी इतिहास है ये पूरी इलाके में अपने इस देश को बनाने में। और जो भी आज अपना देश है अगर इसको बनाए तो इसलिए बनाए कि सबको मिला जुला कर हम जो है आज़ादी के बाद इस देश को खड़ा किया। आज इसको मजबूत करना है तो अपनी इस देशभक्ति की दायित्व को पूरा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि देवदूत को हम दिल्ली के अंदर स्वागत करें, एमपी बना, आप लोग जब एमपी बनाओगे उसके बाद, और दिल्ली के अंदर उनको स्वागत करके वापस जब मैं आऊँगा आपके बीच में उनके साथ देवदूत के साथ हम भी आएंगे, हमारा स्वागत आप लोग करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपको विदा देते हैं।